हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मुकेश है। नगर गांव का लड़का हूँ मैं। आधी रात को जंगल में जाकर लौट सकता हूँ। अमावस्या को गांव के शमशान से शव जलाने वाले लकड़ी न जाने की कितनी बार लाया हूँ। परंतु मेरा डर है केवल दिल्ली शहर से, जहाँ 2 कदम बढ़ने पर लोगों से धक्का लगता है। इलेक्ट्रिक लाइट के कारण दिन है या रात है समझ ही नहीं आता। वहीं पर एक रात जिस मुसीबत में पड़ा था क्या बताऊं। नई दिल्ली शहर में शाम के बाद निकलना इससे डरने की बात नहीं है। मेरी यह बात सुन सब हंस पड़े। तो सुनो फिर बताता हूँ। कुछ महीने पहले कुछ किताब और सामान खरीदने के लिए दिल्ली गया था। सोचा था कि एक दिन में ही सब कुछ खरीद रात की बस से घर लौट आऊँगा। लेकिन दिल्ली जाने पर इधर उधर न घूम कर कैसे रहा जाए। पहला दिन इसी में कट गया। दूसरे दिन बुक मार्केट जाकर किताब और कुछ सामान खरीद लिया। कोई बड़ा सामान नहीं था। एक बैग में सभी किताब भर दिए। एकदम सीधे दिल्ली स्टेशन पर ही जाना था। लेकिन तुरंत ख्याल आया, सोचा एक बार आशीष के साथ मिल आऊँ। आशीष हमारे गांव का ही लड़का है। स्कूल में मेरे साथ पढ़ाई की है और कॉलेज में भी कुछ साल हम दोनों पढ़े थे। अवश्य ही आशीष ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा। बहुत ही भावनात्मक लड़का है। किसी काम में बहुत दिन तक सब्र करने का धैर्य नहीं था। बचपन से ही कुछ दूर की सोच रखने वाला आशीष घर से बचपन में ही बहुत बार भाग चुका था। बड़े होने पर भी उसका यह स्वभाव नहीं गया। बातचीत नहीं, कुछ नहीं। एक दिन हम सब सुने कि महाराज हरिद्वार चले गए। उस बार किसी तरह हम सब कॉलेज के रजिस्ट्रार में अवकाश को कम करके रखा। लेकिन ऐसे कितने दिन रखा जाए। वर्ष के अंत में परीक्षा के समय हमारे अवकाश घटाने के बाद भी कॉलेज में इतने कम दिन आया कि उसके परीक्षा देने की अनुमति असंभव थी। हम सब दुखी हुए। लड़का इतना अच्छा और मिलनसार था कि हम सभी को उसे पसंद करते थे। लेकिन आशीष को मानो बहुत अच्छा लगा कि उसे अब परीक्षा नहीं देना होगा। बोला तब और क्या, जा रहा हूँ बंगाल की खाड़ी व अरब सागर घूम कर आता हूँ। फिर महीनों आशीष गायब। हम लोगों से उसका मन कुछ अलग था। यह पृथ्वी बहुत ही बड़ा है, इसी आनंद से उसका मन भरा रहता था। पृथ्वी के इस बड़े जंगल में पथ पथ घूमकर उसके और देखने की आशा नहीं मिटती थी। जिन सब देशों को उसने नहीं देखा था उसके बारे में वह इतने मग्न होकर बोलता कि हमें भी कभी कभार मोह लग जाता था। ऐसा लगता कि इस छोटे शहर के छोटे जाने वाले रास्ते पर अनजाने से जीवन का कोई मतलब नहीं है। रास्ता जहाँ समाप्त है, आसमान का जहाँ किनारा है, वहाँ खड़े होकर गहरी सांस न लेने पर बचना असंभव है। लेकिन हमारे ये क्षणिक मोह कुछ मिनट के बाद ही कट जाते। पर आशीष को यह सब मोह कुछ भी नहीं था। यह इसका नशा था। उसका कहना था कि धरती पर बहुत कुछ है जो आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। 7 महीने पहले मेरे घर के पते पर एक चिट्ठी आया था। बहुत दिन बाद एक गली का पता देखकर बताया था कि बहुत जगह घूमकर वह दिल्ली में इस पते पर है, मैं जाकर उससे मिल लूँ। इतने दिन बाद उसके बताए पते पर जाने पर वह नहीं मिलेगा यह जानते हुए भी एक बार जाने का मन किया। घर का नंबर भूल गया था पर गाली याद आ रहा था। सोचा यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा, वैसे भी ट्रेन को अभी काफ़ी देर है। जाऊँ उससे मिलकर ही आता हूँ, शायद वह मिल जाए। कुछ देर खोजने के बाद एक गली, वहाँ वाले रास्ते पर एक आदमी से जाना कि कुछ आगे ही आशीष जिस गली में रहता है वह मिल जाएगा। रात तब बहुत नहीं है, यही 7:30 या 8। लेकिन गली से चलकर आगे बढ़ते ही बहुत आश्चर्य हो गया। गली हो या मोहल्ला, यह आखिर दिल्ली का ही रास्ता तो है। फिर भी इस 8 बजे भी वहाँ पर एक भी मनुष्य या जानवर नहीं है। सोचा था कुछ दूर जाकर ही कोई आदमी दिख जाएगा, उससे सब जान जाऊँगा, पर मनुष्य कहाँ है। और यह गली भी खत्म नहीं हो रही है। एक बार संदेह हुआ कि शायद गलत रास्ते पर आया हूँ। लेकिन जिस आदमी ने मुझे यह गली बताया उसको ऐसा करने से क्या लाभ है। निर्जन रास्ते पर चोरी व डकैती तो नहीं, लेकिन मेरे पास कौन सा 1,50,000 है कि चोरों का षड्यंत्र करना पड़े। और मेरे पहनावों को देख किसी बड़े आदमी होने की संभावना भी नहीं थी। तो फिर और कुछ आगे बढ़ा। रास्ते वैसे भी निर्जन है, रोड साइड लाइटें भी धीमे धीमे जल रही हैं।
वैसे भी लाइट पोस्ट बहुत दूर दूर हैं और उनके प्रकाश इतने कम है कि रास्ता दिखने से नहीं रहा बल्कि वह जल रहे हैं यह भी नहीं पता चल रहा है। बीच दिल्ली के अंदर ऐसा रास्ता भी है, कौन जानता था। दोनों तरफ के घर मानो कई युग पहले बने थे, टूटे फूटे दीवार व निकले ईंटों से खड़े हैं। न तो एक भी घर में लाइट है और न ही जनमानस के एक भी शब्द। रास्ते के पास वर्षों पहले के पुराने घर की तरह सब खड़े हैं। क्रमशः ऐसा लगा कि किसी तरह का एक गंध आ रहा है। बहुत दिनों से जहाँ प्रकाश और ताज़ी हवा नहीं गया, मनुष्य का वास जहाँ बहुत दिन से नहीं, उस घर में जाने पर गंध आता है। ठीक उसी प्रकार का गंध उस गली से आ रहा था। उस आदमी ने कहा था कि कुछ दूर जाने पर दाहिने तरफ एक गली मिलेगा, लेकिन इस पुराने घरों के दाएं व बाएं कहीं कोई गली नहीं है। सामने का रास्ता भी कुछ दूर आगे बंद है। जिस रास्ते से अंदर गया हूँ, मतलब उसी एक रास्ते से इस गली के बाहर जा सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है, उस आदमी ने ऐसे ही गलत रास्ता क्यों बताया। वहाँ से लौटा, यह गली मानो अब और अंधकार मालूम हो रहा था। अब तक जो लाइट टिमटिमाते हुए जल रहे थे, उन्हीं में से कुछ अब एकदम बंद हो गए हैं। ऐसा लगा कि इस गली से निकलने पर ही अच्छा होगा। डरपोक मैं नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली शहर में ऐसे आश्चर्य बात को देखकर शरीर भी भयभीत हो रहा था। अभी तो मात्र शाम के 8 बजे हैं। दिल्ली के सभी रास्ते इस समय लोग और गाड़ी से चिल्ला रहा है और पता नहीं क्यों यह रास्ता अभी से एकदम निर्जन हो गया है। ऐसा लगा मानो मैं एक प्राचीन काल के शहर में आ गया हूँ। उस शहर के लोग बहुत पहले घरों को छोड़कर भाग गए हैं। कितने साल किसी के पैर इस शहर के में नहीं पड़े हैं, कोई नहीं जानता। मैंने ही शायद इस शहर की चुप्पी को तोड़ा। मेरे खुद के पैरों के आवाज़ के सिवा और कहीं भी कोई शब्द नहीं है। मेरे चलने की आवाज़ घरों से टकराकर प्रतिध्वनि कर रहे हैं। मेरे आँखों के सामने ही कुछ पोस्ट लैंप बुझ गए। वह गंध भी बढ़ जाने के कारण बहुत ख़राब लग रहा था। नहीं, इस गली से जितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं उतना ही अच्छा है। अब आशीष को खोजने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन सुबह के समय आने पर अच्छा रहेगा। कुछ दूर जाकर आश्चर्य से खड़ा हो गया। यह क्या, इधर भी गली बंद है, लेकिन यह कैसे हुआ। मैंने एक रास्ते से गली में गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इस गली से आगे जाते हुए आसपास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर गली के दोनों छोर बंद, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी एक रास्ते से तो मैं अंदर आया हूँ। फिर सोचा हो सकता है और एक रास्ता होगा। जाते वक्त मेरा ध्यान नहीं हो गया। अब लौटते वक्त किसी गलत गली में आया हूँ, इसलिए यह बंद है। लेकिन ऐसा भूल हुआ कैसे। मैं तो पागलों की तरह नहीं गया था। सब कुछ देख कर ही चल रहा था। रास्ते पर लोग न हो, पर किसी के घर में एक लाइट तो दिखता। यह किसी को बुलाकर पूछ लूँ, जो भी हो, यहाँ खड़े रहने से कोई लाभ नहीं। जानकर फिर लौटा। गली से निकलना होगा जैसे भी हो। फिर उस अंधेरे गली से खुद के पैर की आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ चला मैं। यह गली मानो क्रमशः दीर्घ ही होता जा रहा है। मेरे न जानते हुए किसी ने इसे और लंबा कर दिया है। इस बार भी जब गली बंद है तो सीने में डर कुछ बढ़ सा गया। वैसे भी गांव का लड़का हूँ, खुले आसमान व खुले मैदान में बड़ा हुआ हूँ। शहर आने पर वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, और उसके ऊपर ऐसे बासी गंध से भरा अंधकार गली, वह मानो मुझे जेल की कोठरी की तरह बंदी बनाना चाहता है। ऊपर देखकर आसमान देखूंगा, वह भी नहीं दिख रहा। एक धुंधले कोहरे में आसमान भरा है कि उसके अंदर से एक तारा भी नहीं दिख रहा है। जितना भी यह अद्भुत नज़ारे देख रहा था, उतना ही सिर घूमा जा रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। बैग किताबों व सामान की वजह से भरी ही थी। उसको ढोने के कारण खूब थकावट महसूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ देर घूमने पर थक कर कहीं बैठ जाना होगा। अचानक मेरी धड़कन कांप उठा। कुछ दूरी पर टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा है। जल्दी से उसी की तरफ आगे बढ़ा। पास जाकर देखा तो यह हमारा आशीष है। इतने समय के भय व भावना सब सेकंड में भूल गया। आशीष, आनंद से चिल्लाकर उसे बुलाते ही वह चौंक कर देखा। मैं बोला, क्या आश्चर्य है, तुम्हें खोजते ही तो इस गली में भटक रहा हूँ। बाप रे बाप, किस अद्भुत गली में रहते हो, तो अंदर आने पर और निकलने नहीं सकते। आशीष हंसकर बोला, आ गए मतलब। मैं बोला, आया कहाँ हूँ, तुमको न देखता तो कहाँ इस गली में तुम्हारा घर खोज पाता। मेरे बात का उत्तर न देकर आशीष बोला, तो तुम्हें
अभी भी मैं याद हूँ। यह क्या बात हुई? ज़रूर नहीं भाई, याद नहीं रहते, अथवा मनुष्य जितना भी याद करके रखता है उसके अंदर ही हम सब जिंदा रहते हैं। मैं हंसकर बोला, तुम तो थे घुमंतू दार्शनिक, कब से ऐसे हो गए? छोड़, अब तेरे घर चल, तुम्हारी सभी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। आशीष कुछ निरुत्साहित होकर बोला, मेरे घर चलो, मेरा चिट्ठी मिला था। हाँ, वो तो कई महीने पहले। तुम्हारे लिए बहुत दिन इंतज़ार किया भाई, उसके बाद फिर निकल गया। फिर तो लौटे कब? उदास होकर आशीष बोला, आज ही। इस बार कहाँ गए थे? चलो बता रहा हूँ। उसी निर्जन गली से। तब हम आगे बढ़ चले, लेकिन तब पहले के सभी बातें याद नहीं थी। आशीष ने बोलना शुरू किया, इस बार भाई गया था बहुत दूर, विशाखापट्टनम। बंदरगाह पर घूमते घूमते एक दिन एक सुंदर सा जहाज़ देखा। सुंदर कहे तो नया नहीं, जहाज़ तो बहुत पुराना था। समुद्र के खारे पानी के कारण उसका रंग उड़ गया था। चिमनी धुएं के में काले हो गए थे। जहाज को देखकर पर ऐसा लग रहा था कि इसने कई देशों व विदेशों के सैर किए हैं। फिर सुना कि यह जहाज माल लेकर जाएगा जावा द्वीप पर। यह सुन और खुद को नहीं रोक पाया। भाई, जावा द्वीप सोच सकते हो? हाँ, जहाँ दूर दूर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ से भरे हुए हैं, वातावरण और जंगल में मसालों के सुगंध। आहा, यही सोच एकदम पागल हो गया। जानते हो, चाहे जैसे भी हो, जाना ही है जहाज़ में। जहाज़ के भाड़े में के जितना पैसा नहीं था, और कहाँ वह जावा द्वीप दूसरे देश। बहुत मुश्किल से जहाज़ के एक चालक को कुछ घूस देकर छुप जाने का व्यवस्था किया। जहाज़ में एक तरफ विपत्ति समय के लिए तिरपाल से ढका छोटी नाव रख रहता है। उसी में तय हुआ कि उसी में एक के अंदर मैं छुपकर बैठा रहूँगा। एक आदमी एक समय छुपकर मुझे खाना दे जाएगा। इसी निर्देश से रात को जहाज़ पर जाकर बोट में छिपकर बैठ गया। भोर होने से पहले ही जहाज़ चल पड़ा। उसके बाद कुछ दिन बहुत ही अद्भुत तरीके से कटाया। पूरा दिन उसी के अंदर छुपा रहता, तिरपाल उठाकर बीच बीच में आसमान देखता और जहाज़ के आवाज़ को सुनता। आधी रात को जब सब आराम करने चले जाते, तब कुछ ही लोग वहाँ होते थे। उसी समय निकलकर जहाज़ के रेलिंग के पास खड़ा होता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद जावा जा पहुँचा। पहले से ठीक था कि सभी जब उतर जाएं, तब वह चालक किसी तरह मेरे उतरने की व्यवस्था कर देगा। लेकिन बंदरगाह पर जहाज़ के जाने से एक दिन पहले ही वह बताकर गया कि ऐसा करने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ माल उतरने के बाद ही तुरंत जहाज़ की चेकिंग के लिए जाएगा। वह आदमी जो मुझे खाना देकर जाता था, उसने उपाय बताया कि जब सभी जहाज़ को बंदरगाह पर भिड़ने में लगे होंगे, तब किसी तरह मैं पानी में उतर अगर तैर कर जाऊं तो बच सकता हूं। मैं इसी में राजी हुआ। अगले दिन जहाज़ किनारे पर लगने की व्यवस्था हो रही थी। उसी समय छुपकर बोट से निकलकर मैं नीचे उतर गया। जहाज़ की दूसरे तरफ रेलिंग से जाकर नीचे कूद गया। नीचे कूदा वह तो ठीक है, पर उसी समय जहाज़ के किनारे से टकराने के कारण कुछ इधर उधर आना शुरू हो गया। जहाज़ के पैडल से पानी की बड़ी लहरें उठ पड़ीं। उस लहर में बहुत खिंचाव था। किसी भी तरह उससे नहीं निकल पाया और सीधे जाकर उस घूमते पैडल से धक्का लगकर नीचे की तरफ गिर गया। मैं चौंक कर बोला, फिर क्या? उसी पैडल का धक्का कितना ज़ोर से लगा है, देखोगे? सामने एक स्ट्रीट लाइट जल रहा था। उसी के पास जाकर आशीष ने शर्ट उठाकर दिखाया। यह क्या? शर्ट के नीचे तो कुछ भी नहीं है, एकदम साफ, कुछ भी नहीं। फिर ठीक से देखा, देह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस तरफ के लैंप पोस्ट में मैं साफ देख रहा था। ऊपर की तरफ देखा, आशीष का सिर नहीं है, कुछ भी नहीं है। डर से चिल्लाकर बैग हाथ में लेकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जाऊं कहाँ? जिधर भी जाता हूँ उधर गली बंद है। चिल्लाते हुए एक पुराने घर के दरवाजे को पीटने लगा। कोई है अंदर, कोई है अंदर, कोई है। दरवाज़ा झंझना उठा, पर किसी की कोई आवाज़ नहीं। चारों तरफ अंधेरा। तभी मुझे एक लगा मानो यह गली मेरे चारों तरफ सिकुड़ते हुए बढ़ रहा है। सब एक जगह दुर्गंध, एक जगह एक दुर्गंध। उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं। जब होश आया तो देखा कोई एक आदमी मुझे बोल रहा है कि साहब उतरिए, दिल्ली बस स्टैंड पहुंच गए हैं। दिल्ली बस स्टैंड? आश्चर्य होकर देखा। मैं अपने बैग के साथ एक रिक्शे पर बैठा हूँ। सामने दिल्ली बस स्टैंड। उतरकर रिक्शे का भाड़ा दिया, लेकिन कब और कैसे मैं रिक्शे पर चढ़ा कुछ भी याद नहीं कर पाया।
फिर कुछ दिन बाद खोज लेकर पता चला कि ठीक 4 महीने पहले जावा के बंदरगाह पर आशीष ठीक उसी तरह मारा गया। तो वह कौन था जो मुझसे दिल्ली की उस गली में मिला था? तो क्या आशीष की आत्मा? धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।